मान लेते हैं कि उनके ऊपर केस था और 7 गो केस था, 7 में वो बेल पे है, पुलिस उसके पास गया क्यों? सिविल ड्रेस में क्यों गया? और जब गया तो नोकझोंक हुआ, उसी के बंदूक से फायरिंग हुआ, एक गोली पुलिस को लगा। पुलिस को लगने के बाद बताइए उसको आदमी को शांत करने के लिए पुलिस वालों को गोली कोई मारेगा तो पुलिस छोड़ देगी? पहले मारा क्यों ये तो पहले बताइए, वहां पे गए क्यों? उसको सिविल ड्रेस में आप गए क्यों? कुछ सूचना मिली होगी। क्या सूचना मिलेगा? सूचना मिलेगा तो क्या आप केस दर्ज कीजिए ना। कुछ सोचना है, कोई सूचना देगा, कोई आतंकवादी थोड़े है। पुलिस तो जा ही सकती है, सूचना मिलेगा कि अपराधी योजना बना रहा है तो जाएगी पुलिस। तो ऐसा कैसे चला जाएगा? ऐसे कैसे चला जाएगा? कोई कुछ बोल देगा, हम कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बेचने का योजना बना रहा, तो चला जाएगा ईडी सीबीआई मोदी जी को अरेस्ट करने के लिए? ऐसे कैसे भाई? मोदी जी में आम अपराधी में अंतर नहीं है। आम अपराधी वो अपराधी ही नहीं है, उसके ऊपर केस है। केस तो सभी नेता पे है, मंत्री पे, विधायक पे, सब पे केस है। तो एक 17 साल का बच्चा जो घर छोड़कर भागा मुंबई, तो लौटा तो फिर अपनी एक अलग पहचान बनाकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी की। तो आप जरा कहानी बताइए अपनी, सही में एकदम रियल कहानी कि 17 साल में आप घर छोड़कर क्यों भागे और मुंबई में कितना संघर्ष करना पड़ा, कोई घटना जो अभी तक याद है? तो अभी ये सब तो पूरे बिहार को पता है, इसको फिर से कहाँ दोहराइएगा पूरा। नहीं देखिए, वो तो पब्लिक डोमेन में है कि कम ही उम्र में, 17 साल नहीं था, 18 साल में मैं भाग के बॉम्बे गया। पता नहीं था कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद 900 रुपये महीने पे नौकरी स्टार्ट किए, बहुत मेहनत किए। ख़ानदान का पहला लड़का मैं था कि शहर में गया, दूसरे शहर, अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे राज्य में। ख़ानदान का पहला लड़का मैं रहा। और वहाँ कोई भी आप समझ सकते हैं, 900 रुपये पे नौकरी मजदूरी कर रहे हैं और आपके जानने पहचानने वाला कोई नहीं है। क्या काम मिला आपको वहाँ? जनरल स्टोर नोवेल्टी का दुकान था, उस पर काम हमने किया और फिर धीरे धीरे मेहनत किए। वहाँ जो हमारे जो ऑनर थे, जिसको सेठ कहते हैं, उसको काफ़ी हम पे भरोसा हुआ और इसी तरीके से धीरे धीरे करे काम किए। फिर फिल्म देवदास में अचानक फिर फिल्म देवदास फिल्म बन रहा था। फिल्म सिटी घूमने का उद्देश्य भी था और वहाँ पे फिल्म में एक ग्लास कारीगर चाहिए था, तो बस उसके लिए मैं वहाँ पे गया। फिर वहाँ पे मेहनत किया। जो भी मैंने हासिल किया है, बहुत ही मेहनत करके, सामने वाले से अच्छा रिश्ता रखकर, अच्छे संबंध बना के। जो मेरा है वो उसको मैं अपने आप को मानता हूँ मेरा है, जो दूसरे का उसको हमेशा सम्मान करते कि दूसरा का है। वहाँ पे जैसे मार्केट में व्यापारी होते हैं, लोगों से लेन देन होता है। अक्सर यूपी बिहार के लोग क्या करते हैं, बॉम्बे जैसे शहर में या बड़े शहर में कहीं पे भी वहाँ काम करते हैं, सेट करते हैं और सामने वाले को 50 लाख करोड़ों रुपया लेके भाग आते हैं बिहार। बदनामी तो होती। और अक्सर यूपी बिहार का इसी तरीके से बदनामी होता है कि भाई कहीं काम कर रहा है, लेन देन हो रहा है, 5 साल 10 साल में भरोसा डेवलप किया और फिर वो पैसा लेके फरार हो जाता है। और फिर वो महाराष्ट्र से या गुजरात से या राजस्थान से कहाँ आएगा बिहार यूपी में ढूंढने के लिए, कहाँ केस करेगा? क्योंकि ये सब चीज़ जो होता है, कुछ लीगल होता है, कुछ अनलीगल तरीके से काम होता है। तो ऐसे जगह पे मैं वहाँ पे लोगों के बीच में भरोसा जमाया। लोगों ने यकीन ही नहीं हुआ कि मैं बिहार से हूँ, क्योंकि इतना मेरा हिसाब किताब जो होता था बहुत ही स्ट्रांग होता था। और जो टाइम टेबल हम सामने वाले को देते थे कि कोई चीज़ का प्रॉमिस करते थे कि कल हमारा सामान डिलीवरी हो जाएगा या आपका पेमेंट कल आ जाएगा, तो वो सब चीज़ वो टाइम पे काम होता था। और इसी को देखते हुए इंसान बॉम्बे में कमाता नहीं है, पैसे से पैसा बनता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा। यहाँ पे भी देखिएगा, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला मजदूरी को 400 रुपया मिलता है। सुबह से शाम तक मिट्टी कोड़ेगा, 400-500 रुपया मिलेगा जो, लेकिन मालिक है उसको करोड़ों अरबों रुपये में पैसा। तो पैसा था ही नहीं, अब तो स्टार्टिंग में तो नहीं था। तो लेकिन धीरे धीरे मैंने बनाना चालू किया, लोगों पे भरोसा किया, लोगों ने हम पे भरोसा किया और हमने सामने वाले से हमने कोई चीज़ खरीदा तो उसको 10% अगर प्रॉफिट करके मैंने बेचा तो 10% ही मैं मानता था मेरा है, 100% जो चीज़ जो दूसरे का वो उनका है। हम कभी दूसरे का पैसा अपना नहीं समझा है। तो मैं आपके माध्यम से मैं भी बिहार के जितने भी हमारे लोग हैं सुनते होंगे, उनसे भी यही आग्रह है कि ईमानदारी जो है ना, वो आपको अंतिम स्टेज तक पहुंचा कर लेके जाएगा। अब बेईमानी जो है ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। किसी को 1 करोड़ रुपया लेके भाग के आ जाएगा, वो रुपया
6 महीना 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे अगर अच्छे संबंध अगर आप बना हुआ है तो करोड़ों करोड़ फिर एक दूसरे से रिश्ता आपका कायम रहेगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बन जाइएगा। बेगर बेईमानी किए हुए बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। उदाहरण तो आप हैं। इसका उदाहरण मैं हूँ। तो ये काम वहाँ पे मैंने किया, उसके कारण है कि वहाँ पे मैं डेवलप हुआ। तो राजनीति में आ गए तो आपका पुराना जो काम था सेट बनाने वाला फिल्मों का, वो चल रहा है कि नहीं? देखिए, उसमें जब से 14 से बिहार आया तो 16 तक मेरा थोड़ा बहुत देख रेख था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारे काम को जो हमारे ऑफिस में जो मैनेजर थे, जो लोग थे, उन लोगों को मैंने हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि जो मेरा काम जो था वो सर्विस वाला था। वहाँ पे बॉस मालिक को खुद रहना पड़ता है। अगर नहीं रहिएगा तो फिर वो सक्सेस नहीं होगा। और जब मैं यहाँ पे काम करने लगा और यहाँ पे हमें उम्मीद जगा कि हम अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, स्कोप दिखा कि जिस सेक्टर में काम करें उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो मैंने धीरे धीरे वो काम को मैंने लोगों को हैंड ओवर कर दिया। अभी लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे, खा रहे, जी रहे हैं और उनका एक अपना सेटअप बना हुआ वो कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ जो है हमको रॉयल्टी बोल के, रेंट बोल के जगह का, वो सब हम लोगों को एक प्रॉफिट जो है वो दे रहे हैं। बाकी काम कैसे करना, किसके साथ करना, वो सब आदमी लोग ही डिसाइड कर रहे हैं और कंपनी के मालिक वही लोग हैं। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हमको इतना पता था कि दिल्ली के ताकत से जब आप लड़िएगा ना, तो पहले आपको झुकाने के लिए ईडी, सीबीआई ये सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। और जब आप किसी काम धंधे में रहिएगा तो सही चीज़ को भी गलत साबित करने के लिए बैठे रहेंगे और आपके अच्छे संबंध है तो गलत चीज़ को भी सही कर देंगे। तो जब हमारे ऊपर कोई जिस तरीके से है नहीं, मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं, तो हमको कोई झुका नहीं सकता है। ठीक है, जो कर रहे हैं उनसे जाकर सवाल करें। तभी मैं 2016 से कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं, कुछ नहीं हूँ। 8 साल तक ही कोई भी कंपनी का या स्क्रूटनी वगैरह सब कर सकते हैं, तो वो सभी पीरियड निकल चुका है। 24 में भी वो पूरा हो गया। अब ईडी सीबीआई का डर नहीं है नहीं। ठीक है, मेरा सिलेक्टेड ईमानदारी से पैसा कमाया हुआ पैसा को हमने खर्चा किया, वही पैसा जो भी है उसका जब भी कोई आएंगे तो हिसाब अपना सीए साहब दे देंगे। ठीक है। राजनीति में आप आए तो अचानक बूम कर गए, आप यहाँ हिट कर गए, लेकिन लगातार चुनाव आप हार रहे हैं। तो कौन ऐसा डिसीजन है जो लगता है कि गलत ले लिया आपने, जिसके चलते हुए? नहीं, देखिए, हमारा हार रहे हैं। देखिए, राजनीति में चुनाव में हार जीत तो होता ही है। एक आदमी का जब चढ़ाव आता है तो चढ़ाव चढ़ते रहता है। एक समय आता है ढलान, तो ढलान होने के बाद ही जब नीचे आएगा तभी आपको मौका मिलेगा। तो तुरंत चढ़े ना भाई, आप तुरंत चढ़े, तुरंत उतरे। हम रोज आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई गलत फहमी ना पाल ले कि हम कहीं पीछे जा रहे हैं। हम रोज आगे बढ़ रहे हैं। रहा पावर की बात है तो पावर के लिए हम थोड़े लड़ाई लड़ रहे हैं, हम विचार से लड़ रहे हैं। हम अगर कल निषाद को रिजर्वेशन का, आरक्षण की लड़ाई बंद कर दें, अब मोदी जी जिंदाबाद करने लगे तो कल हमको वहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा। मोदी जी के तो प्रिय आप हैं ही। वो है, मेरा व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा, मेरे अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा। अब मेरे लोगों का जो आदमी भला नहीं करे तो मैं उसके साथ क्यों खड़ा रहूँगा? मोदी जी मान लीजिए आरक्षण दे देंगे तो अभी भी जाने का स्कोप है, साथ कर देना चाहिए। मुझे क्या, सब लोग चले जाएंगे और मुझे लगता है इतना बड़ा उपकार कर देगा तो क्यों नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो करेंगे नहीं। और मैं विचार से राजनीति कर रहा हूँ। अगर विचार को छोड़ दूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद ने विचार को छोड़ दिया, मोदी के साथ, योगी के साथ लग के मंत्री बने हुए हैं। बहुत सारा नेता जो है विचार को छोड़कर अपना पावर मिल जाता है और उसी के साथ चल जाता है। तो फिर और लोग जो किया वो मैं भी वही करूँगा, तो फिर मेरा उस पर क्या फ़र्क रह जाएगा? तो हम अभी विचार के साथ स्ट्रांग हो गए हैं। हम एहसास कर लिए कि मोदी जी रिजर्वेशन देना नहीं है, अब मोदी जी से लड़ना है और इतना पावर हमको डेवलप कर लेना है कि दिल्ली की सरकार जब भी बनेगा उसमें वीआईपी पार्टी का योगदान हो। और राहुल गांधी जी से अच्छे संबंध भी है और वो इस बात को मानते भी है कि रिजर्वेशन जो है इस देश के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो इसको एकीकरण करने का उनका मन विचार बना हुआ है कि वो मानते हैं कि बंगाल में अगर आपके समुदाय को रिजर्वेशन है तो बिहार में क्यों नहीं है, और नहीं है तो इसके लिए हमें काम करना चाहिए। इससे पहले उनकी सरकार नहीं की है, वो बात की बात है, लेकिन आज आप देखिएगा राहुल गांधी जी कई मंच से हमेशा बोलते आए हैं कि भाई जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी आरक्षण संख्या उसको उस हिसाब से रिजर्वेशन देंगे। तो इसी में हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो इसलिए हम उम्मीद से अभी राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी से उम्मीद है अभी भी? हाँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं ना। एक तो मोदी जी पे उम्मीद था, वो किए नहीं।
उन्होंने हमें 2014 में काम करा लिया, 15 में काम कराया, नहीं किए। 20 में भी बुला लिए कि करो और हम करेंगे, नहीं किए। तो अभी तो हम उनका समय भी खत्म होते जा रहा है। 12 साल हो गया सरकार में और हम 2014 से उनके संपर्क में हैं और 2014 से ही मांग कर रहे हैं। अभी तो वो 3 साल के बाद सत्ता से बाहर चले जाएंगे, अभी तक नहीं किए हैं। तो अभी हमें उन पर उम्मीद है नहीं। अभी हमको राहुल गांधी जी को 5 साल का समय देने की आवश्यकता है। वो नहीं करेंगे तो उन पर भी, उससे भी विरोध होगा। बट लेकिन वो अभी खुद ही स्वयं बोल रहे हैं कि हम रिजर्वेशन करेंगे, देश के लोगों के साथ न्याय करेंगे, देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। तो मेरा तो यही सबसे बड़ी जीत है कि मेरा जो काम है वो उसके एजेंडा में है, उसके विजन में है। तो इसी के साथ हमको वहाँ पे रहकर काम कर रहे हैं। तो बिहार चुनाव में जो करारी हार मिली है महागठबंधन को, उसका एक 2-3 महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि 38% वोट हम लोग को पास आया, उसके पास 46% वोट आया। राज्य का महिला जो रहता है वो आधी आबादी होता है, आधा वोट पुरुष जैसे गिराते हैं वैसे महिला भी, माता बहन भी गिराती है। और उसमें से एक बड़ा संख्या, आपने टीवी मीडिया के जरिए आपने देखा कि लोगों ने कहा कि मेरा घर तोड़ने के समय में कि हमको नहीं पता था ये 10,000 रुपया दे रहा और घर तोड़ाएगा, हम सरकार बनाए पैसे के लिए। तो ये जग जाहिर है कि मैक्सिमम राज्य के माता बहन जो है वो 10,000 रुपया मिला और 2 लाख और मिलेगा, इस नाम से उनको वोट दिया। अगर इसमें से अगर हम लोग जो हमेशा ध्यान रखते हैं कि बीजेपी को 30 से 35%, वो भी नीतीश कुमार जी के रहते हुए पिछले 2020 के इलेक्शन में 30 से 35% महिला वोट उनको मिला बीजेपी को, और इस बार 75% ये मिला। तो मतलब जो 30-35% का जो गैप हुआ, ये वोट अपने आप में 8% वोट होता है। और 8% वोट अगर उनको बढ़ गया तो आप अपने आप में मान लीजिए कि 40, अगर वो नहीं होता तो 38 पे 37 पे वोट होता। तो महिलाओं ने पूरा खेल बदल दिया। हाँ, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत काम किया। राज्य का खजाना एंड टाइम पे लोगों को वोट को अपने पक्ष में करने के लिए जो काम उन्होंने 20 साल में नहीं किए थे वो काम उन्होंने किया। जैसे 78 लाख श्रमिक लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देना, वृद्धा पेंशन जो हम लोगों ने वादा किया था 1500 करेंगे उसको 1100 कर देना, जो हम लोगों का था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे वो 125 उन्होंने कर दिया। तो कुछ चीज़ें जो है उन्होंने राज्य को सत्ता लाने के लिए उन्होंने हमारा एजेंडा को चोरी किया। और दूसरा कुछ जो 2500 रुपये महीना हमारा भी था कि हमारी सरकार बनने के बाद माय बहन योजना हम लाएंगे, तो वो नहीं कॉपी करके उन्होंने 2 लाख वाला जो है उन्होंने किया कि 2 लाख देंगे, जिसमें 10,000 अभी दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके नाते माता बहन को लगा कि ये प्रेजेंट सरकार है, दे ही रहा है, आगे भी देंगे, तो उस पर उनका सरकार बन गया। इस हार के बाद आप पार्टी को कैसे खड़ा करने की कोशिश कर? पार्टी को खड़ा करना क्या, पार्टी तो ऑलरेडी खड़ा है। अब हमारे पास है कि जनता के बीच में जाते रहे, सभी जाति धर्म को बताएं कि राज आपका है, राज का पैसा आपका है, और चुनाव जो है नेता के लिए नहीं होता है, ये राज्य के जनता के लिए चुनाव होता है। राज्य के जनता के भलाई के लिए अच्छे सीएम होना चाहिए, अच्छे डिप्टी सीएम होना चाहिए, राज्य के जनता के लिए अच्छे मंत्री होना चाहिए जो उनका काम करे। नीतीश कुमार को अच्छा सीएम नहीं मानते हैं? नहीं मानते इसलिए क्योंकि वो पैसे पे सरकार बनाया ना। अगर वो अच्छे होते तो उनको जनता पे भरोसा रखना चाहिए था। आप लोग लालच दे रहे थे कि 2,500 रुपया दे देंगे चुनाव जीतने के बाद, 200 मेगावाट बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट। हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमको आना था, हम सरकार चला के दिखाते कि जो हम कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। तो उन्होंने पहले पूरा कर दिया, इसमें क्या गलत किया? भाई उनको तो ये नहीं करना था ना, उनको तो काम करना था। उनका एजेंडा क्या था? राज्य के सभी लोगों को नौकरी देना। हर साल मोदी जी का था 2 करोड़ नौकरी देना, विदेश से काला धन लाना, गरीबी दूर करना। तो 20 साल से तो वो है ही, और उसके बाद भी 20 साल में अगर ये नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो फेलियर है आप में। अब बदले हैं बहुत। आप देखिए उद्योग पर फोकस कर रही है सरकार। वो कितना उद्योग में फोकस करे कि जितने भी इथेनॉल फैक्ट्री है सब बंद हो गया है। आपने देखा कि किस तरीके से दिनेश सिंह जी ने सवाल खड़ा किया, उनके ही सरकार के उसके एमएलसी किस तरीके से बात करे, सारा फैक्ट्री बंद हो गया इथेनॉल का। तो कितना अच्छा उद्योग आगे कर रहे हैं। यहाँ लोगों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। महज 25 लाख का चेक रिटर्न हो रहा है, सरकार के ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है कि 25 लाख का पैसा चेक जो है ना वो रिटर्न हो रहा है। 63% पैसा राज्य में सिर्फ सैलरी में पैसा खर्चा हो रहा है। अभी ये लोग सोच रहा है राज कैसे चलाएंगे, इसके लिए शराबबंदी जो है ख़त्म करने का एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है। मानते हैं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? शराबबंदी तो डे 1 से फेलियर है, और हम लोगों ने डे 1 से हमने कहा कि भाई ये शराबबंदी फेलियर है, इसको समीक्षा कीजिए। और राज्य का बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है।
पिछले 10 सालों में कई लाख करोड़ रुपया का नुकसान कर चुका है। और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक कुर्सी पर रहेंगे तब तक वो नहीं करेंगे। और अभी मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अभी नीतीश जी को, बीजेपी वाले को सोचने दीजिए कि क्या करना है। हम तो कह रहे हैं कि जो आपने कानून लाया था वो बहुत अच्छा था। ये बात हम मानते हैं कि घर में माता बहन के साथ लड़ाई झगड़ा बंद होगा और ये राज्य में जो लोग बीमार पड़ते हैं, गरीब लोग, जो इलाज नहीं होता, लीवर खराब हो जाता है गलत शराब पीने से, वो स्वस्थ होते। लेकिन ये सरकार से कंट्रोल नहीं हुआ। ये सरकार पूरी तरीके से फेलियर अपने आप को महसूस किया कि इनके थाना, पुलिस सब दारू बेचवा रहा है। ज़्यादा गरीबे लोग जेल गए और ज़्यादा लोगों का लीवर खराब हुआ है। तो अभी ये फेलियर है, तो इनको ही समीक्षा करने दीजिए क्या करना है। हम तो मान रहे कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा है और ये कानून लागू होना चाहिए, लेकिन कानून लागू कराने में इनमें क्षमता नहीं है। तो जब लागू नहीं हो पा रहा है तो खत्म होना चाहिए कि नहीं, बताइए। ये उनको सोचने दीजिए। खत्म करेंगे तो विरोध करेंगे, समर्थन? कौन सा शराबबंदी कानून खत्म करेंगे नीतीश जी तो आप विरोध करेंगे या समर्थन? हम समर्थन तो इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि आप फेलियर हैं। आपने राज्य का बहुत बड़ा पैसा नुकसान किए हैं। आपका कोई ज़रूरी नहीं था कि आप इस तरीके से R&D करना। जैसे मोदी जी ने देश में नोटबंदी कर दिया, अब पता चला कि वो अमेरिका के कहने से किया और इससे देश के लोगों को फ़ायदा नहीं हो, नुकसान हुआ, तो हम इसको समर्थन कैसे कर सकते हैं। देश का इतना बड़ा नुकसान उठा झेलवा दिए, शराबबंदी करके इतना लोगों को जेल भेज दिए, सब चीज़ किया, और आप फेलियर है इंसान है। आपसे क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है? क्यों नहीं आपकी DGP बात मान रहा है? क्यों नहीं आपके SP आपकी बात मान रहा है? क्यों आपके राज्य में इतना क्राइम हो रहा है? क्यों बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है? क्यों नहीं रुक रहा है? क्यों नहीं आपकी पुलिस इतना निकम्मा क्यों है? क्योंकि किसी व्यक्ति को आप जान मार दे रहा, झूठा मूठा आरोप लगाते कि इनकाउंटर हो गया। क्यों आपके पुलिस विभाग इतना निकम्मा है कि आप पुलिस दो बार SIT गठन करने के बाद भी नीट छात्रा मामला में वो आपको CBI जांच लिखना पड़ा? क्यों नहीं आपके लोग सही से रिपोर्ट पेश कर रहा है कि आखिर वो घटना कैसे हुआ? तो से तो लड़ ही नहीं पा रहे हैं ना। अपनी भूमिका जिस तरह से निभानी चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, कहाँ घेर पा रहे हैं? अब देखिए कौन कितना लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। हम तो लड़ रहे हैं ना। रहा कि अब हम विपक्ष को लड़ने के लिए ही कहाँ दे रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मीडिया हमारे साथ नहीं है, ठीक है, हम उद्योगपति हमारे साथ नहीं है, सब मोदी जी को ही पैसा देंगे। हम लोग तो अभी गाड़ी में तेल भरा के जैसे तैसे दिन निकाल रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पे चंदा दो धंधा लो वाला स्कीम है बीजेपी में, और हम लोग कोई धंधा तो दे नहीं सकते क्योंकि पावर में नहीं है। अब पावर में रहेंगे तो भी नहीं धंधा देंगे ये, क्योंकि उनको धंधा दे देंगे फिर तो गरीब फिर मर जाएगा। ये लोग बड़े बड़े लोगों को धंधा दे के चंदा लेते हैं। ये स्कीम तो कभी लागू करना ही नहीं चाहिए। इससे पहले भी अटल जी के समय से पहले या मनमोहन सिंह के टाइम में ऐसा नहीं था। ये तो मोदी जी ने स्पेशल अपना स्कीम लाए कि चंदा दो धंधा लो, और जिसकी चंदा जो जितना देगा वो बॉन्ड के जरिए देगा, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस खेल को उन्होंने रोका, नहीं तो ये खेल तो चलते रहता। 20,000 करोड़ रुपया तो ले लिया। मलाहों को क्या कहेंगे जो आज इनके नेता हैं? आप कहेंगे क्या है, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, संघर्ष में ही सफलता है। आज हारे हैं कल जीतिएगा। आज बिहार में हो गया ना भैया, आपका एक पार्टी है, आप लीडर हैं, डिप्टी CM का कैंडिडेट हैं, मजबूती से लड़िएगा तो जीत होगा, जीत होगा तो बनिएगा, अब बनिएगा तो राज्य में आपका साथ न्याय होगा। अभी देखिए पूरा आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अभी देखिए मुजफ्फरपुर में 4-5 दिन पहले निषाद को गोली मार दिया, जो आदमी के ऊपर कोई केस नहीं था, केस था उस पर बेल पे था, और अभी लेटेस्ट कोई केस नहीं था, उनको गिरफ्तार क्यों करने के लिए गया? और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के गोली से गोली चला, और गोली एक तो पुलिस वाले को पेट में लगा, और उसके गुस्से से उनके पैर में 2 गोली मार दिया, और पेट में गोली लगने से उसका इलाज हो गया, वो जिंदा है, और पैर में गोली लगने वाले को मर गया। और लगता है कि फेक इनकाउंटर है? हाँ फेक है, इनकाउंटर ही नहीं है, ये हत्या है। और जिसके लिए मैं अभी सबको लिखा हूँ, और इसके लिए आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को पूरा, ऐसे तो SSP ने टीम गठित कर दिया जांच वगैरह सबका, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं कि भाई इसका इनके परिवार के साथ न्याय कीजिए। उनके घर में आपने जान लिया, इसके लिए आप उनको मुआवजा दीजिए, ठीक है, और आप गलती स्वीकार कीजिए। जो उन्होंने गोली मारा है और जिन्होंने जान लिया, जिनकी भी लापरवाही, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये अभी हमारा है, और नहीं अगर करेंगे तो हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन मुजफ्फरपुर में आने वाले समय में हम लोग करेंगे। कि मला कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई आया कभी किसी को गोली मार दिया, फेक इनकाउंटर को बता दिया, वो पहले वाला मला नहीं है। जात के नाम पर आप अपराधी का समर्थन करिएगा, सपोर्ट करिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर अपराधी होगा तो नहीं समर्थन करेंगे,
और कोई एक साधारण आदमी को जीरा कमा रहा, चाय का दुकान रहा और आप जबरदस्ती अपराधी बना दीजिएगा। केस तो था ना। केस होने से अपराधी हो गया? केस तो मोदी जी पे भी है था, तो क्या वो अपराधी हो गया क्या? बिहार के जितने भी मंत्री है, विधायक है, सब पे केस है, हमारे पर भी केस है, तो क्या हम अपराधी हो गए क्या? केस क्या है वो मायने रखता है ना। अभी आप पुलिस का इनकाउंटर हुआ, पुलिस के कहने से क्या होगा? पुलिस तो कुछ भी बोलेगा ना। पुलिस क्यों किया इनकाउंटर? पुलिस ने क्यों? जो केस उनके पास है उस केस पे वो बेल पे है। जब बेल पे है तो आप क्या राइट से उनको इनकाउंटर कीजिएगा? केस चल रहा है ना भाई। सजा देने के पास आपके पास कोई राइट नहीं ना कि आप फांसी दे दोगे या गोली मार दोगे। ये अंधा राज नहीं ना है। ये देश में संविधान है ना। ये अंग्रेज 1947 से पहले वाला देश नहीं ना है कि देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा, फांसी पे चढ़ा दो, गोली मार दो। ये वो देश नहीं ना है। ये आज़ाद भारत है भाई। इस देश में सब जाति, सभी धर्म, सबको सीना चौड़ा करके सर उठा के जीने का अधिकार है। जब मान लेते हैं कि उनके ऊपर केस था और 7 गो केस था, 7 में वो बेल पे है, पुलिस उसके पास गया क्यों? सिविल ड्रेस में क्यों गया? और जब गया तो नोकझोंक हुआ, उसी के बंदूक से फायरिंग हुआ, एक गोली पुलिस को लगा। पुलिस को लगने के बाद बताइए उसको आदमी को शांत करने के लिए पुलिस वालों को गोली कोई मारेगा तो पुलिस छोड़ देगी? पहले मारा क्यों ये तो पहले बताइए। वहां पे गए क्यों? उसको सिविल ड्रेस में आप गए क्यों? कुछ सूचना मिली होगी। क्या सूचना मिलेगा? सूचना मिलेगा तो क्या आप केस दर्ज कीजिए ना। कुछ सोचना है, कोई सूचना देगा। कोई आतंकवादी थोड़े है। पुलिस तो जा ही सकती है। सूचना मिलेगा कि अपराधी योजना बना रहा है तो जाएगी पुलिस। तो ऐसा कैसे चला जाएगा? ऐसे कैसे चला जाएगा? कोई कुछ बोल देगा, हम कह रहे हैं कि मोदी जी देश को बेचने का योजना बना रहा, तो चला जाएगा ईडी सीबीआई मोदी जी को अरेस्ट करने के लिए? ऐसा कैसे भाई? मोदी जी में आम अपराधी में अंतर नहीं है। आम अपराधी वो अपराधी ही नहीं है, उसके ऊपर केस है। केस तो सभी नेता पे है, मंत्री पे, विधायक पे, सब पे केस है। हम आंदोलन बनाएंगे क्या? झंडा लेके अगर चुनाव के समय में झंडा लेके निकल जाए गाड़ी पे बैठ के, तो मेरे ऊपर एक केस हो जाएगा। किसी से को 2 लाख रुपए का चेक दे और वो चेक बाउंस हो दो तो 420 का केस हो जाएगा। तो केस मतलब आप देखिए तो कौन सा केस है? उसके ऊपर फ्रॉड का केस है। ये फ्रॉड का केस मतलब कोई अपराधी वाला संगीत में थोड़ा है, फ्रॉड का केस है। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि फ्रॉड किया कि नहीं किया, क्या लेन देन में क्या बात था, फ्रॉड, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। ये पुलिस कौन होता है डिसाइड करने के लिए? तो बहुत गुस्से में लग रहा है, लगता है कि इसको पूरा हवा ऊपर ले जाएंगे। अब लेके जाएंगे क्या मतलब? मेरे लोगों को कोई जान मार दे, गोली मार दे और गलत परसेप्शन बनाए कि मल्लाह को इनकाउंटर किया, गलत तरीके से बात करे, तो ऐसा थोड़े का। हम न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोगों ने गोली मारा उनको सजा हो। इलाज सही से नहीं हुआ, क्यों नहीं समय पे हुआ, उसको इलाज हो। हम तो अभी नहीं कह रहे हैं कि एसपी एसएसपी साहब को उसको जिंदा कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है वो जिंदा होने वाला नहीं है, वो मर चुके हैं। और भविष्य में ऐसा फिर गलत काम पुलिस ना करे। आज निषाद मरा, कल कोई झा मरेगा, कोई भूमियार मरेगा, कोई कुशवाहा मरेगा। अगर पुलिस इसी तरीके से गैर कानूनी काम करेगा तो राज्य में कोई भी मरेगा ना। कैसे किसी को कोई हत्या कर सकता है भाई? तुम्हारा जो मूल जो काम है वो तो तुम कर ही नहीं पा रहे हो। बिहार की बेटी को, नीट छात्रा को साथ बलात्कार करके उसको हत्या कर दिया गया, उस पर अभी तक तुम्हारा स्टेटमेंट सही से आया ही नहीं। तुम उसको न्याय नहीं दे पा रहे हो और उल्टा दूसरे को जान लेने के लिए क्यों जा रहे हो? चलिए, तो मुकेश सहनी जी आर पार के मूड में हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने फेक इनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर किया है और इस लड़ाई को ये आगे बढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप क्या सोचते हैं मुकेश सहनी के इस बयान के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। और इन्होंने बता ही दिया है कि आगे की रणनीति इनकी क्या है। और जिस तरह से मुकेश सहनी ने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खबर ये भी है कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी को गठित करने वाले हैं। वो बाद में बताएंगे आपको।